हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज़ के पार्ट 5 में। जो टॉपिक है इसका वो है गवर्नर या वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये चैप्टर मैं आपको बता दूं कि ये अब तक का जितना हमने हिस्ट्री में पढ़ा है उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हिस्ट्री का वो है, या फिर हम यूँ कहें कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, उनके टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, कैसे चीज़ें हुई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में लगभग इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से हमें इसको करना है। चलिए शुरू करते हैं। बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लाइव। तो कह रहे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही तरीके के रिफॉर्म्स हुए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने ही रियल फाउंडेशन जो थी ब्रिटिश एम्पायर की वो रखी थी। ये तो हमने पढ़ा था, वो काफ़ी एक अच्छा जनरल था, ठीक है। लेकिन अब हम इस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे उसने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आया, ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आया। ठीक है। अंडर द सिविलियन रिफॉर्म अ बैन वॉज इम्पोज्ड ऑन द गिफ्ट्स टू ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट ट्रेड। अब जैसे यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वो दो तरीके के रिफॉर्म्स लेके आए, एक सिविलियन था और दूसरा मिलिट्री था। तो सिविलियन में क्या चेंजेस किए उसने? सिविलियन में क्या किया कि बैन लगा दिया। जो लोग व्यापार करने के लिए ऑफिशियल्स को, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उनको घूस देते थे, उस पर बैन लगा दिया। घूस, गिफ्ट ब्राइब एक तरीके का, उस पर टोटल बैन लगा दिया उसने। और किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और अब हम दूसरी बात करते हैं कि मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या था। अच्छा, मिलिट्री रिफॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अंडर द मिलिट्री रिफॉर्म्स ही एंडेड डबल अलाउंसेस टू द सोल्जर्स। अब ये क्या करता है कि जो सोल्जर्स को मिलने वाला डबल अलाउंस है उसको रोक देता है, और इसके बदले क्या कहता है कि जो भी सोल्जर्स बिहार और बंगाल के बॉर्डर के बाहर ड्यूटी करते हैं सिर्फ उनको ही डबल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फ्रॉम 1766 दिस अलाउंस वॉज ओनली ग्रांटेड टू सोल्जर्स हु सर्व्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ बंगाल एंड बिहार। ठीक है, तो अब अभी तक क्या था कि सबको मिल रहा था सोल्जर्स को डबल अलाउंस, लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसने बैन लगा दिया। इसने बोला हर किसी को डबल अलाउंस नहीं मिलेगा। अब किसको किसको डबल अलाउंस मिलेगा? दो सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जो बंगाल और बिहार की बाउंड्री के बाहर हैं, यहाँ कहीं पे हैं, उनको डबल अलाउंस मिलेगा, बाकी हर किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव तक क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अब बारी आती है वॉरेन हेस्टिंग्स की। अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वॉरेन हेस्टिंग इन 1772 फर्स्टली एंडेड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ही ट्रांसफर्ड, सबसे पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में पूछा ही जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि डुअल गवर्नमेंट किसने एबॉलिश करी थी, किसने ख़त्म करी थी डुअल गवर्नमेंट। तो ये नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये डुअल गवर्नमेंट हटाई गई थी, और उसने खुद से नहीं किया था, उसने बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके ऑर्डर पे वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट बंद करी थी बंगाल में। ठीक, ईयर भी याद रखिएगा 1772, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर का नाम है। डुअल गवर्नमेंट हटा दी थी, कहाँ से? बंगाल से। किसके ऑर्डर पे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही ट्रांसफर्ड द स्टेट्स ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसने क्या किया, जो स्टेट, जो राज्य का जो खजाना था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अगर वो मुर्शिदाबाद में रहता, जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कैसे
मीर कासिम ने क्या नाम था, सिराजुद्दौला ने कैसे मुर्शिदाबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट करी हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, जब उसकी कैपिटल मुर्शिदाबाद में थी तो ऑफ कोर्स उसकी बाकी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट, राज्य को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मुर्शिदाबाद में रही होंगी। तो उसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, ये मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आता है, क्योंकि इनका जो गढ़ है अंग्रेज़ों का वो कलकत्ता में है, तो ये ट्रेजरी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए कलकत्ता ले आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बिलीव्ड दैट होल लैंड बिलोंग्स टू द रूलर। वॉरेन हेस्टिंग्स, जैसे मैंने कहा ना कि मुर्शिदाबाद से उसने ट्रेजरी, खजाना जो है राज्य का, वो उठा के कलकत्ता ले आया, और वो ये बिलीव करता था कि जो पूरे बंगाल की पूरी ज़मीन है वो उस टाइम पे जो रूलर है उसको बिलोंग करती है, उसकी है। फॉर रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू फील्ड ही चोज ट्रायल एंड एरर मेथड। Warren Hastings in 1774 was made Governor General of Bengal by the Regulating Act 1773। अभी तक क्या था, अभी तक बंगाल में गवर्नर थे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर है बंगाल का, क्योंकि 1774 में इसी को गवर्नर जनरल बना देते हैं, तो ये लास्ट गवर्नर है और पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से जब भी एक शिफ्ट देखने को आपको मिलेगा कि गवर्नर से गवर्नर जनरल कौन बना, फिर गवर्नर जनरल से वाइसरॉय कौन बना, तो ये शिफ्ट में याद रखिएगा, जब ट्रांजिशन हो रहा है तो याद रखने वाली चीज़ है ये कि पूछेंगे कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, फिर क्वेश्चन आता है पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, फिर ये क्वेश्चन आता है कि पहला वाइसरॉय कौन था इंडिया का, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर था बंगाल का, और 1774 में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स, 1 डायरेक्टर एंड अदर मेंबर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ बंगाल। अब जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसमें पहला तो जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में और वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया 1774 में। ठीक है, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका दूसरा जो क्लॉज है वो ये है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 5 मेंबर्स की, जिसमें 1 डायरेक्टर था और बाकी अदर मेंबर्स थे, तो ताकि वो बंगाल के जो भी अदर अफेयर्स हैं उनको देखे। The director of the executive council was called Governor General. The director of the executive council was called Governor General. Several types of reforms in police, judiciary, taxation, फौजदारी रिलेटेड एक्ट्स एक्सेट्रा टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। ये याद रखिएगा, कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई स्टेट बंगाल में। द डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज कॉल्ड गवर्नर जनरल। ये तो पहले की हो गई, इसमें जो भी हमने पढ़ा था ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऊपर हमने अभी पढ़ा था, ये तो लाइन जो है उससे रिलेटेड हो गई कि गवर्नर जो था अभी तक वो अब गवर्नर जनरल हो गया, और पहला कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। कब बना? 1774 में। और लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स इन पुलिस, जुडिशरी, टैक्सेशन, फौजदारी रिलेटेड एक्ट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। ये सब कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ कि अलग अलग रिफॉर्म्स आए पुलिस में, जुडिशरी में, टैक्सेशन में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established on 15th January 1784 in the tenure of गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो पूछ सकते हैं पेपर में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब बनी
उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो जो पैरेलली जो डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, एक साइड तो वो हो रही थी चीज़ें, वो उधर डेवलपमेंट्स हो रही थी, ऑन दी अदर हैंड अंग्रेज़ भी अपने शासन को, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए नए नए रिफॉर्म्स और एक्ट्स ले लेके आ रहे थे। तो ये इन दोनों को लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ करिए कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि 1780 में कुछ होता है, मान लीजिए, वैसे ऐसा इतना मेजर डेवलपमेंट कुछ हुई नहीं थी उस टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, क्योंकि कलेक्टिवली उनका उनका प्रयास नहीं था, मतलब बहुत चिटपुट प्रयास था। तो उस टाइम पीरियड पे तो नहीं मांगेंगे ये चीज़, लेकिन हाँ जैसे ही हम 1857 के बाद वाले पीरियड में आएंगे तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमेशा ये पूछता है कि अच्छा बताओ कि जब दांडी मार्च गांधी जी ने निकाला उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय या गवर्नर जनरल यहाँ का एक पर्टिकुलर जगह का कौन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लिंक करके कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के उनके एस्पेक्ट से क्या चीज़ें हो रही थी और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए नेशनलिस्टिक पॉइंट से क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, दोनों को लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बहुत याद रखने की चीज़ है। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको दोनों चीज़ों का ईयर याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ निकाल पाओगे कि अच्छा इस टाइम पीरियड पे कौन था। तो वही लिखा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बनी 1784 में, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड वेलेस्ली वर रिलेटेड टू रिंग फेंस थियोरी। अब रिंग फेंस थियोरी कभी भी आता है पेपर में, आपके वन वर्ड पेपर में, तो आपको क्या करना है, अगर दोनों ही ऑप्शन में है, दोनों ही नाम ऑप्शन में है, तो आपको दोनों ही नाम टिक कर देने हैं। और कभी कभी ऐसे भी आता है कि ए और बी सही है, ए और सी सही हैं, ए और डी सही हैं, हो सकता है वैसे भी करके दे दे। तो रिंग फेंस थियोरी का जो लेना देना है वो दोनों ही गवर्नर जनरल से है, वॉरेन हेस्टिंग्स से भी और वेलेस्ली से भी। ठीक है, impeachment proceedings were initiated on Hastings for injustices and atrocities committed by him, but in the light of his service, proceedings which took place between the year 1788 and 1795 were stopped. वॉरेन हेस्टिंग एक काफ़ी नोटोरियस, कुख्यात गवर्नर जनरल रहा है बंगाल का। उसके कार्यकाल में काफ़ी ख़राब तरीके से उसने सत्ता चलाई। तो बाद में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट भी होता है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, इनिशिएट की जाती हैं, शुरुआत की जाती है। तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो अन्याय किया था अपनी जनता के साथ या बंगाल की जनता के साथ, जो एट्रोसिटीज़, जघन्य अपराध किए थे उसने, उनके बदले, उनके एवज में इम्पीचमेंट प्रोसेस जो चल रहा था वो जब उसका ही कार्यकाल था 1788-1795 में, वो रोक दी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। द फॉलोइंग वर द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स टूवर्ड्स इंडियन प्रोविंसेस। अब देखते हैं हम। कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन प्रोविंसेस 1740 से 1765। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ईयर याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये ईयर याद रखने की चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। Britishers developed a new system for justice delivery through hierarchical institutions constituting of दीवानी and फौजदारी कोड। ब्रिटिशर्स ने एक नए तरीके का, जैसे इंडिया में पहले क्या चलता था, पंचायतें चलती थीं जिसमें एक उनके ही हिसाब का कोई हेड होता था जो दोनों पक्षों की बातें सुन के और अपना, उनका जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है वैसे ही उनका भी एक छोटा सा समूह होता था जिसमें वो अपना डिस्कस करके निर्णय देते थे, वर्डिक्ट देते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक नया सिस्टम डिवाइस किया, उन्होंने बनाया दीवानी और फौजदारी कोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा,
दीवानी और फौजदारी कोड कौन लेके आया? तो ब्रिटिशर्स लेके आए। इन दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, फिर अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये सिस्टम कौन लेके आया, दीवानी फौजदारी किससे एसोसिएटेड है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। बट कॉर्नवेलिस इन 1793 मेड इट मोर रिजिड। शुरुआत करी वॉरेन हेस्टिंग ने, बहुत बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। और इस चीज़ को और भी ज़्यादा मजबूती दी कॉर्नवेलिस ने। किस साल? 1793 में। किस चीज़ को? दीवानी और फौजदारी कोड्स को। दीवानी और फौजदारी कोड्स किस चीज़ के लिए बने हुए थे? ताकि वो न्याय दे सकें। ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ कलेक्टर। कॉर्नवेलिस की अब यहाँ पे बात हो रही है। कॉर्नवेलिस ने, जो आज हमारा इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है जिसमें कलेक्टर बहुत पावरफुल पोस्ट होती है एक ज़िले की, वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉर्नवेलिस के ही टाइम से चल रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ कलेक्टर। एक कलेक्टर बहुत पावरफुल पोस्ट मानी जाती थी तब, आज भी है। आज भी आप देखते होंगे कि कलेक्टर कितना पावरफुल है, किसी भी ज़िले का कलेक्टर कितना पावरफुल होता है। In 1787, the district collector was made the Diwani judge of Diwani courts and he was granted some फौजदारी powers to deliver justice in some फौजदारी cases too. अब आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो आज हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दीवानी जज भी बना दिया। मतलब उसको इतना पावरफुल, आज तो काफ़ी उसकी पावर्स को खींच लिया गया है क्योंकि अब जज कोई और होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही दीवानी जज भी बना देते हैं और कुछ कुछ केस में तो फौजदारी पावर्स भी उसको ग्रांट कर दे रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक जो कलेक्टर है वो कितना पावरफुल है। मतलब वो तो सुप्रीम है एक ज़िले का, एक जगह का, एक जिस भी एरिया का वो कलेक्टर है, जो उसके जुरिस्डिक्शन में एरिया आ रहा है उसका, तो वो सुप्रीम अथॉरिटी है कॉर्नवेलिस के टाइम पे। इन 1790 से 92 डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स विद इंडियन जजेस वर एबॉलिश्ड एंड ऑन देयर प्लेस 4 सर्किट कोर्ट्स, 3 फॉर बंगाल एंड 1 फॉर बिहार, वर अपॉइंटेड. These courts were headed by European officials and the justice was delivered with the help of Indian fazis and muftis. कह रहा है कि 1790 से 1792 के आसपास डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट जिसमें इंडियन जज थे उनको हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह पे 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए गए, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। इन कोर्ट्स को जो हेड कर रहे थे वो यूरोपियन ऑफिशियल ही थे। मतलब अभी भी कुछ हिंदुस्तानियों का खास भला हुआ नहीं है, यूरोपियन ही हेड कर रहे हैं इनको। एंड जस्टिस वॉज डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन फाजीज एंड मुफ्तीज़। थोड़ी सी मदद ले ली इन हिंदुस्तानियों की कि इंडियन फाजी और मुफ्तीज़ को इंक्लूड कर लिया। कॉर्नवेलिस इनिशिएटेड हिज रूल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ विच वॉज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया प्रीवियसली। कॉर्नवेलिस क्या लेके आए? इन्होंने इनिशिएट किया रूल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ, कि कौन सा लॉ किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, वो चीज़ कॉर्नवेलिस लेके आए। कॉर्नवेलिस कोड इज़ द कलेक्शन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय कॉर्नवेलिस इन 1793। कॉर्नवेलिस कोड क्या है? कॉर्नवेलिस कोड क्या है, चलिए सोचिए। कॉर्नवेलिस कोड जो है ये कलेक्शन है जुडिशियल रिफॉर्म्स का जो कॉर्नवेलिस ने अपने टाइम पे करी, ठीक है। दिस रिफॉर्म वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये कहता है कि कैसे पावर्स को सेपरेट किया गया, उस पर ये पूरा जो रिफॉर्म इन्होंने बनाया था कॉर्नवेलिस ने, ये इसी चीज़ पे बनाया था कि कैसे पावर्स को अलग अलग डिवाइड करना है, कि किसको दीवानी देनी है, किसको रेवेन्यू कलेक्शन देना है, क्या देना है, उसके हिसाब से ही सेपरेटेड रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कॉर्नवेलिस कोड में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे क्या है, वो चीज़ लिखी हुई थी और इसी रिफॉर्म के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर दी गई थी जिसमें रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को बहुत अलग अलग किया गया, ठीक है। The judicial and फौजदारी powers of collector was taken back and he was entrusted with powers related to taxation only.
जैसे हमने अभी इसी पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा था कि कॉर्नवालिस ने कितना ज़्यादा पावरफुल बना दिया था एक ज़िले के कलेक्टर को, कि उसको जुडिशियल पावर्स भी दे दी थी, मतलब अब वो न्याय भी कर सकता है। तो लाइक अब वो सुप्रीम बन चुका था। लेकिन फिर जब कॉर्नवालिस कोड आया, जब रिफॉर्म्स आए, जब सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, तो फिर से कलेक्टर के हाथों से वो सारी पावर छीन ली गई जो उसको पहले ही दी गई थी। ठीक है। अ न्यू hierarchy of officers was created for jobs in the district Diwani court. District judges were given work of फौजदारी and पुलिस too. अब देखिए यहाँ पे जज को काम दिया है कि आप न्याय सुनाओ। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। इंडियन सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस वॉज स्टार्टेड बाई कॉर्नवालिस। इनको जनक भी कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर भी कहा जाता है, ICS का। तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इनको इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1786 से 93 एंड फ्रॉम 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805। ये बहुत, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो कब से कब तक बंगाल का गवर्नर रहा, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में ये जब गवर्नर रहा है बंगाल का, बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पीरियड को याद रखें। ही डाइड एट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ऑन 5 अक्टूबर 1805। His grave is present in Gazipur. Treaty of Basai was made between पेशवा बाजीराव II and Britishers. अब ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, इसको जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। Subsidiary alliance of Lord Wellesley was accepted by पेशवा बाजीराव II, becoming the first Maratha chief to do so. मैंने ये जब पहली वीडियो इस घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज़ की जो पहली वीडियो पढ़ाई थी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ड्यूप्लेक्स था वो एक नींव रख रहा था एक चीज़ की, जो आगे चल के सब्सिडियरी अलायंस का विशालकाय रूप धारण करता है। वो यही था कि ड्यूप्लेक्स ने ऑफ़र दिया भारत के राजाओं को कि हम अपनी सेना जो है आपके राज्य में रखते हैं, आप उनको फीड करो, ट्रेनिंग हम देंगे, सिखाएंगे हम, लेकिन उनका सारा खर्चा आप बेयर करो, उनका सारा खर्चा आप उठाओ, और बदले में क्या होगा कि जब आप बोलोगे जिसके खिलाफ लड़ने को, हम लड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता ये था कि एक बार वो सेना वहाँ जम जाती थी तो फिर अंग्रेज़ जिससे कहते थे उसी के साथ वो सेना लड़ती थी, और जिसके खिलाफ उनको लड़ना होता था उसके खिलाफ वो लड़ती थी। वही सेम चीज़ लॉर्ड वेलेस्ली अपनाते हैं, और सब्सिडियरी अलायंस नाम की एक बहुत ही बेकार सी ट्रीटी, हिंदुस्तानियों के लिए बेकार, ऑफ कोर्स उनके लिए अच्छी ट्रीटी लेके आते हैं। और इस ट्रीटी को मानने वाला सबसे पहला शख्स जो था वो पेशवा बाजीराव II था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस ट्रीटी को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था। तो सब्सिडियरी अलायंस लेके कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली। और ऐसा ही कुछ ड्यूप्लेक्स भी लेके आया था पोर्टुगीज़ पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्सिडियरी अलायंस की, तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। और इसको एक्सेप्ट करने वाला सबसे प्रथम राजा कौन था? पेशवा बाजीराव II। अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस, पेशवा एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश। इसमें वही होता था कि इंग्लिश बोल देंगे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके दुश्मनों से, लेकिन हमारी जो सेना है वो आपके राज्य में रहेगी, उसका पूरा खर्चा आप बेयर करोगे। As per the treaty, Britishers provided 60,000 soldiers to reinstate Peshwa at Pune, and the Peshwa promised lands are having revenues worth 26 lakhs annually as payback. क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को 60,000 सैनिक दिए जाते हैं to reinstate Peshwa at Pune, and Peshwa promised lands are having revenue worth 26 lakh.
लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच क्लेवरली यूज्ड सब्सिडरी अलायंस एज अ टूल टू मेक इंडियन प्रोविंसेस एज पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे मैंने कहा ना कि सब्सिडरी अलायंस एक कहने की थी कि हिंदुस्तान के राजाओं के पक्ष में है, लेकिन एक तरीके से उनको अंदर से खोखला बनाने की सबसे बड़ी साजिश थी। इंडियन प्रोविंसेस में वो अपने सैनिक रखते थे, अपनी सेना रखते थे, अपनी टुकड़ी रखते थे, और उनको फीड कौन करता था? वो राज्य के खर्चे, राज्य के जो कमाई थी, राज्य की जो कर वगैरह से जो भी कमाई हो रही थी उसके खर्चे पे वो पलते थे, और वो सिर्फ वही काम करते थे जहाँ अंग्रेज़ उनको कराते थे। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के जो राजा थे जिसके गढ़ में वो पोस्टेड हैं उनका कोई से है, नहीं, तो वो सिर्फ एक पपेट बन के रह गए ब्रिटिशर्स के। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश थी, एक चाल थी जिसको हिंदुस्तान के राजा भांप नहीं पाए और इसके जाल में फंसते गए। ही डिड नॉट डिस्कवर दिस मैथड। दिस मैथड वॉज अर्लियर practiced also, but it gradually evolved and the final shape was provided by Wellesley। मैंने आपको बताया ना कि ड्यूप्लेक्स ने भी ये ट्राई किया था, पर इतना जितना विस्तृत तरीके से वेलेस्ली ने इसको अपनाया, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो चीज़ ड्यूप्लेक्स नहीं कर पाया था। वो बहुत शुरुआती चीज़ थी। लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे बीज किसने डाला इस तरीके की चीज़ का, सब्सिडरी अलायंस की, तो वो ड्यूप्लेक्स था। ठीक है। Dupleix was the first European to give his army to an Indian ruler on the promise of a fixed payment to the company। ठीक है। Britishers used these tactics too। अब ब्रिटिशर्स ने भी ये टैक्टिक्स अपनाई ही, ऑफ कोर्स। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस वॉज साइंड इन 1765 with Awadh, where company promised to protect the boundaries of Awadh on a fixed payment to the company। अब कहेंगे कि पहला सब्सिडरी अलायंस कहाँ साइन हुआ? 1765 में। किसके साथ? अवध के राजा के साथ, अवध के प्रोविंस के साथ, जहाँ कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम आपकी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल देते रहो। द इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वॉज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कि सब्सिडरी अलायंस को कब किसने एक्सेप्ट किया। तो हैदराबाद का नाम है, 1798 में हैदराबाद ने एक्सेप्ट करी, मैसूर ने 1799 में एक्सेप्ट करी, तंजौर ने 1799 में एक्सेप्ट करी, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, भोसले ऑफ बरार दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी एंड भरतपुर, ये सब 1804 में थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन जुलाई 1828 एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी हमने पढ़ा था ना कि हेस्टिंग जो था वो बहुत ही नोटोरियस गवर्नर या गवर्नर जनरल रहा बंगाल का। तो उसका जस्ट ऑपोजिट, लाइक 180 डिग्री ऑपोजिट आप चले जाओगे तो एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा हिंदुस्तानियों की नज़र से, या हम भारतीयों की के एस्पेक्ट से देखें तो उसका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा है। उसने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स किए, इसलिए काफ़ी दयालु। जब हम बात करेंगे ना सबसे अच्छे गवर्नर जनरल्स की, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है विलियम बेंटिक का, क्योंकि इनके टाइम पे काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हुए, जैसे सती प्रथा बैन हुई। तो हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक इन जुलाई 1828 एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1828। ही टुक सम बोल्ड स्टेप्स टू एलिमिनेट एविल सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सती सिस्टम किसने अबॉलिश किया या किसने मदद करी सती सिस्टम एबॉलिश करने में। तो नाम सबसे ऊपर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है। और इन्होंने कोशिश करी कि बहुत ही, जैसे सती प्रथा उस टाइम पे बहुत एक्सेप्टेड थी समाज में, घर परिवार वाले भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते थे। तो उस प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ जाना, उसके लिए लड़ना बहुत बड़ी चीज़ थी, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को काफ़ी दयालु गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड पे
काफ़ी आवाज़ उठाई। जो बच्चियां पैदा होती हैं, लड़कियां, उनको पैदा होते ही जो मार देने की प्रथा है, कुप्रथा है, उस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया। किसने? विलियम बेंटिक ने। On the will of Court of Directors, he tried to adopt neutral policies towards the princely Indian states wherever possible. जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा इनका, तो आप देखेंगे बहुत ख़राब डेवलपमेंट कोई भी नहीं है इनके टाइम पे। सती सिस्टम बैन हुआ, ये ईयर याद रखिएगा, 1829 है सती सिस्टम बैन होने का। फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने पे इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने जहाँ तक हो सका न्यूट्रल पॉलिसी रखी, किसके प्रति? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के प्रति। ठीक है। मिसमैनेजमेंट इन जयपुर वन टाइम ग्रीव सो हाई दैट द ब्रिटिश रेसिडेंट देयर वॉज अटैक्ड बट विलियम बेंटिक डिड नॉट इंटरफेयर। देख रहे हैं आप कैसे विलियम बेंटिक इंटरफेयर नहीं कर रहा है। उसको शायद ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हिंदुस्तानियों के साथ ऑलरेडी बहुत बुरा हो रहा है, जिसके चलते वो ऐसा कभी कभी उनका गुस्सा फूट के निकल आ रहा है। Similarly, he did not interfere in the internal matters of Jodhpur, Bundi, Kota and Bhopal, where he had enough reasons to do so. जहाँ वो इंटरनल मैटर्स में भिड़ सकता था, इंटरफेयर कर सकता था, उसने नहीं किया। कहाँ? जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल, जहाँ वो ईजिली इंटरफेयर कर सकता था क्योंकि अथॉरिटी तो उसके पास थी। ही वॉज द गवर्नर जनरल दैट टाइम। डेविएटिंग फ्रॉम दिस पॉलिसी ही मर्ज्ड मैसूर इन 1831। Deviating from this policy, he merged Mysore in 1831 and provinces of Coorg and Kachar in 1834 into English Empire. अभी तक हमने इसकी सिर्फ अच्छाइयों पे बात करी। हमने कहा कि बहुत दयालु राजा था, बहुत अच्छा था इसके टाइम, राजा नहीं, गवर्नर जनरल, बहुत दयालु किस्म का था और कोशिश करता था चीज़ों को अवॉइड करने की। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका जो पाथ है वो थोड़ा सा डेविएट होता है। जिस हिसाब से हमने ऊपर बात करी उससे थोड़ा सा अलग जाके ये काम कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि मैसूर को अपने ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज किया 1831 में, और कुर्ग और कछार को 1834 में इंक्लूड किया ब्रिटिशर्स एम्पायर में। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट प्रिवेलिंग देयर। रीज़न क्या दिया कि बहुत मिसमैनेजमेंट है इन तीनों एरिया में। मैसूर जिसको 1831 में ब्रिटिश एम्पायर में लाए, कुर्ग और कछार को 1834 में। क्यों? रीज़न क्या दिया? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट, कि वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो रखा है। ठीक है। ड्यूरिंग द 7-year रूल ऑफ विलियम बेंटिक द ओल्ड पॉलिसीज ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन वर अबेंडेंड। लेकिन जब हम देखेंगे कि इनके 7 साल के टेन्योर में जो इससे पहले के गवर्नर जनरल का जो एक ट्रेंड चला आ रहा था कि युद्ध करके और खूब सारा साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे रोक दी गई, अबेंडन कर दिया गया। विलियम बेंटिक इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात करी कि सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह पे इन्होंने काफ़ी काम किया। By the Charter Act of 1833, an attempt was made towards total central administration. Governor General of Bengal became Governor General of India. 1833 के का जो एक्ट है उसने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था अब वो बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इसके साथ साथ आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। कैप्टन स्लीमन वॉज अपॉइंटेड बाय द विलियम बेंटिक टू टैकल द थग एक्टिविटीज़। नाम याद रखिएगा, पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक आध बार पेपर में आया हुआ है तो इसको पढ़ लीजिएगा। कैप्टन स्लीमन थे जिनको विलियम बेंटिक ने ठग एक्टिविटी को टैकल करने के लिए अपॉइंट किया था। ही अरेस्टेड 1500 ठग्स। लगभग 1500 ठग्स को कैप्टन स्लीमान ने अरेस्ट किया था। Many of them hanged and the rest of them were exiled. कुछ को तो फांसी हो गई और कुछ को बाहर फेंक दिया। By 1837, they organized
नेचर ऑफ ठगी एंडेड बाई 1837, ठगी खत्म हो गई लगभग पूरी. बाई द डिक्लेरेशन ऑफ 1789 द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज स्टॉप्ड. 1789 तक जो बंगाल से जो स्लेव भर भर के लेके जाते थे बाहर, वो बंद हो गया. ठीक है. एक्ट्स रिलेटेड टू स्लेव्स वर फॉर्मुलेटेड इन 1811 एंड 1823. ये याद रखिएगा, एक्ट्स रिलेटेड टू स्लेव्स कब बने, कब फॉर्मुलेशन हुआ इनका, 1811 में और 1823 में. द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 emphasized ऑन फॉर्मुलेटिंग लॉज बाय द गवर्नर टू एंड स्लेवरी एज सुन एज पॉसिबल. ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही इम्फेसिस हुआ था, इसी ने ज़्यादा दबाव डाला था, ज़्यादा प्रेशर डाला था इस चीज़ पे कि अब लॉ बनने चाहिए. गवर्नर को इस चीज़ पे लॉ बनाने चाहिए कि वो स्लेवरी को, जो दास प्रथा है, इसको ख़त्म करे जितना जल्दी हो सके. तो पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या लगाना है, 1833. ठीक है. बाई 1843 स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछेगा आपसे कि बाई विच ईयर स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, तो 1843. और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था गवर्नर पे कि वो जितना जल्दी हो सके वो कुछ रूल पॉलिसी लेके आए ताकि जो है स्लेवरी को बंद किया जा सके. और बाई 1843 स्लेवरी को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल. ठीक है. इन 1860 इंडियन पीनल कोड डिक्लेयर्ड स्लेवरी एज अ क्राइम. अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट. 1860 में आईपीसी ने स्लेवरी को एक क्राइम घोषित कर दिया. दास प्रथा अब एक जुर्म है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है हमारा एंग्लो नेपाल वॉर. देखते हैं. 1814 से 1816 यानी 2 साल का पीरियड है. एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स. नाम याद रखिएगा. पूछते हैं, मैंने आपको बताया इसके शुरुआत में कि पूछेगा कि इस टाइम पे जब ये वॉर हुआ या फिर जब ये ट्रीटी साइन हुई, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुई या ये आंदोलन हुआ, उस टाइम पे गवर्नर कौन था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था. ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पे कौन था गवर्नर, लॉर्ड हेस्टिंग. ये गवर्नर नहीं था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल था. विच एंडेड विद सगौलीज ट्रीटी. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. इन 1854 जेम्स आउटराम वॉज मेड ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ अवध रिप्लेसिंग स्लीमान. स्लीमान को हमने ऊपर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है. अब स्लीमान को हटा के जेम्स आउटराम बने ब्रिटिश रेसिडेंट. कहाँ पे, अवध के राज्य में. ही सेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध इज़ वेरी पॉल्यूटेड एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल इज़ मिजरेबल. वो कहते हैं, किसने कहा, जेम्स आउटराम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध इज़ वेरी पॉल्यूटेड, बहुत ख़राब है, और जो कंडीशन है लोगों की वहाँ बहुत दयनीय है. ठीक है. द रिपोर्ट ऑफ आउटराम इमर्ज्ड एज द बेस फॉर द एनेक्सेशन ऑफ अवध. अच्छा, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, आउटराम ने, जेम्स आउटराम जो कि ब्रिटिश रेसिडेंट थे अवध में, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उसमें ये चीज़ें मेंशन थी कि अवध की कंडीशन बहुत ख़राब है, यहाँ के लोगों की दशा बहुत दयनीय है, जिसके चलते ये एनेक्सेशन ऑफ अवध का जो उन्होंने बोला ना कि हमें अवध क्यों चाहिए, तो आपने मिसमैनेज कर रखा है अपने स्टेट को, आपको चलाना नहीं आता, इसलिए ऐसा कह के ब्रिटिशर्स ने अवध को छीन लिया. और ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, ये बात किसने कही, तो जेम्स आउटराम. लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ब्लेम्ड नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि मिसमैनेजमेंट चल रहा है आपके यहाँ, जिसकी वजह से हम आपसे आपका राज्य ले लेते हैं, क्योंकि आप तो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो उसको, आपको सत्ता चलानी नहीं आती है. ऐसा कहा लॉर्ड डलहौजी ने. लॉर्ड डलहौजी ने ब्लेम किया नवाब वाजिद अली शाह को कि आपको अपना राज्य चलाना नहीं आता है, बहुत गलत तरीके से चला रहे हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन है आपके राज्य में, इसलिए हम इसको एनेक्स कर लेते हैं, हम इसको अपनी तरफ ले लेते हैं, हम इस पर रूल करेंगे. अब कब लिया, 13 फरवरी 1856 को. अवध वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा. 13 फरवरी 1856. वाजिद अली शाह उस समय वहाँ के नवाब थे और उनसे छीन लिया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने. ग्राउंड क्या था कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने राज्य को. द स्टेट्स दैट वर अनेक्स्ड
थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आर सतारा, जयपुर, संबलपुर, बाघत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार बहुत एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है कि आप बताइए इनमें से जो जो स्टेट्स दी हुई हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनको बताइए कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो आप इसका कुछ बना लीजिए निमोनिक्स टाइप का, लाइक एस, जे, एस, बी, यू, जे, एन। अब इसको आप अपने हिसाब से कि सतारा, झांसी, संभलपुर, बाघत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, और ईयर सबका याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आता है। लॉर्ड डलहौजी मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने पहली बार कोशिश करी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हिंदुस्तान में? वो था लॉर्ड डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने 1853 में। 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्टार्टेड द ट्रेन ट्रैवल इन इंडिया। Main reason for the development of railway was to export raw material from inner part of the country to different port of India। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे अंग्रेज़ तो कितने अच्छे थे भाई, इन्होंने हमें रेल दी। नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्होंने भारतीयों की सुविधा के लिए ये स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ अपना ही उनका मकसद रहा होगा, कुछ मंसूबे थे, तो मैं बता देती हूँ क्या था वो। ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल्स ले सकते थे, लाइक कॉटन, लाइक इंडिगो, या सॉल्ट पिटर, या कुछ और जूट, ऐसी जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें इंडिया में होती थी जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते थे, वो सब इंडिया से लेके जाते थे ब्रिटेन में अपने मास स्केल पे उस चीज़ को, और उससे प्रोडक्ट्स बनाते थे, और फिर उनको खूब महंगे दामों पे इंडिया की मार्केट में और अलग अलग जगहों की मार्केट में बेचते थे। तो क्या करते थे, अब उनको ट्रेन की पटरी क्यों बिछानी पड़ी? क्योंकि जो इंडिया में उस समय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तो उनको ट्रेन से पोर्ट्स तक ले जाने में आसानी हो वो रॉ मटेरियल, इसलिए उन्होंने रेल लाइन इंडिया में बिछाने का काम किया। Its second objective was the swift movement of army in remote and distant areas to easily suppress any kind of revolt taking place in any part of the country। एक तो ये चीज़ हो गई कि उनको रॉ मटेरियल पोर्ट तक पहुंचाने में आसानी हो, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनकी सेना थी, अब घोड़े से, हाथी से सेना को ले जाना फिर भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन वहीं अगर ट्रेन चलने लगेगी और वो सब सैनिक ट्रेन में बैठ के आराम से दूसरी जगह जहाँ वो घोड़े से शायद 2 दिन 3 दिन में पहुँचेंगे, क्योंकि घोड़ा तो जानवर है, वो थोड़ी देर चले, कुछ चलेगा फिर रेस्ट करेगा, लेकिन ट्रेन से तो हम इजीली वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो उन रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे रिबेलियन के चांसेस हैं, उनको क्वेल करने के लिए, उनको शांत करने के लिए आर्मी का बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी पहुँचना एक बड़ी बात थी, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसका। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कि हमारी आर्मी का मूवमेंट बहुत स्विफ्ट हो जाए, बहुत आसान हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए भी ट्रेन जो रेलवे लाइन है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बिछाने का प्रयास किया और बिछाई भी। मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेलवे टुक प्लेस ड्यूरिंग 1900। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रेलवे का जाल बिछा वो 1900 के आसपास बिछा इन द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ रेलवे ट्रैक का या रेलवे का। ड्यूरिंग डलहौजी अ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। PWD डिपार्टमेंट, PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कब बना, किसके टाइम पे? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। And a significant amount was spent on public work through his body. With the effort of Ishwar Chand Vidyasagar, Lord Canning in 1856 passed Widow Remarriage Act। जब भी विडो रिमैरिज एक्ट का नाम आएगा तो आपको हमेशा एक नाम याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमैरिज के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। इतिहास में इनका नाम अमर हो गया इस चीज़ को लेके कि इन्होंने
सोशल इविल्स जो थे उस समय हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थीं, उनका सबसे बड़ा शिकार जो थी वो महिलाएं थी। जैसे सती प्रथा कि अगर उनका पति मर गया तो उन औरतों को भी सती होना पड़ता था, आग में पति की शव के साथ जलना पड़ता था। दूसरी जो चीज़ थी वो, अगर कोई विधवा है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। ये हो गया विडो रीमैरिज करने से रोकने वाली चीज़। तो सती प्रथा किसने बैन करी? विलियम बेंटिक ने 1829 में, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ थी वो विडो रीमैरिज एक्ट थी। तो इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत बहुत अथक प्रयास किया कि ये चीज़ जो है विडो रीमैरिज फिर से एक्सेप्ट करे, समाज इसको एक्सेप्ट करे, विडो जो हैं औरतें, लड़कियां, उनको दोबारा शादी करने का अधिकार मिले। तो ये एक्ट कौन लेके आया? लॉर्ड कैनिंग लेके आया 1856 में। और किसकी मदद से, किसके प्रयासों से? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। हमेशा ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट, विडो रीमैरिज एंड द चाइल्ड बॉर्न टू दैट मैरिज वॉज लीगलाइज्ड। अब इसके तहत क्या हो गया कि विधवा पुनर्विवाह तो हो ही सकता है, और उसके बाद वो विधवा औरत जिससे विवाह करेगी उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो लीगल है, वो इलीगल चाइल्ड नहीं है, ठीक है। दोंदो केशव कारवे एंड विष्णु शास्त्री वर टू प्रोपेगेटर्स ऑफ विडो रीमैरिज। धोंदू केशव कारवे और विष्णु शास्त्री, इन दोनों व्यक्तियों का भी, महान पुरुषों का भी नाम आता है जब विडो रीमैरिज की बात होती है। तो धोंदू केशव इन 1899 एस्टैब्लिश्ड अ विडो आश्रम इन पूना, ठीक है। धोंदू केशव ने 1899 में एक विडो आश्रम खोला जहां ऐसी महिलाओं को शरण देते थे वो। क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 में रिवोल्ट होता है, और जिसके वजह से क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में। तो ये जो है किसका रिजल्ट था? 1857 का जो क्रांति थी उसके फलस्वरूप क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है 1858 का। दिस प्रोक्लेमेशन वॉज अनाउंस्ड ऑन 1 नवंबर 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग एट अ कोर्ट हेल्ड इन इलाहाबाद, ठीक है। दिस एक्ट एंडेड द कंपनी रूल एंड पुट द अफेयर्स ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो है वो इलाहाबाद में एक कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट इन द सेंस की मीटिंग टाइप की, वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं जो भी क्वीन प्रोक्लेमेशन जो भी लिखा होता है उस रानी की चिट्ठी में, क्वीन जो भी थी उस टाइम पे ब्रिटेन की, उनका जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से अभी तक जो कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक तो सारा रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीन के अब डायरेक्ट वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया है। इंडिया का जो कंट्रोल है वो अब वहाँ बैठी हुई महारानी देखेंगी ब्रिटेन में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वॉज मेड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाइसरॉय कौन था इंडिया का? खटैक से याद आना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरिया वॉज मेड द सॉवरेन ऑफ इंडिया इन 1858। जैसे मैंने कहा ना कि 1 नवंबर को उन्होंने क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर छीन के सारी पावर किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। तो सॉवरेन कौन बन गया इंडिया का? ब्रिटिश क्राउन, या फिर जो उस समय महारानी थी। एंड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 1877 शी वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद। देख रहे हैं कैसे ब्रिटेन में बैठी हुई वो ब्रिटिश क्राउन है और उसको दिया जा रहा है कैसर ए हिंद। दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज हुआ? बहुत आता है पेपर में। तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ 1877 में। अंडर गवर्नर जनरल ऑकलैंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर टुक प्लेस इन 1839 से 1842। किसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ? ऑकलैंड, गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, ठीक है। लॉर्ड लिटन वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ब्रोक। दूसरा जब एंग्लो अफगान वॉर हुआ तो कौन था? लॉर्ड लिटन। By Act 5th of 1843, slavery was abolished by Governor General of India, Lord Ellenborough.
ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन अगस्त 1843 सिंध वॉज फुल्ली मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर। किसके टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर में सिंध मर्ज हुआ? लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, सिंध मर्ज हो गया ब्रिटिश एम्पायर में। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन एंग्लो अफगान रिलेशंस was started during Lord Ellenborough and continued till Lord Northbrook. This period is called period of mastery inactivity. This policy is often recognized with John Lawrence because during his time at the office he got full chance to follow this policy, and evolution of this policy took place in his time only. Mastery in activity word is taken from an article published by J.W.S. Wiley. First census took place in 1872. पहला सेंसस कब हुआ? 1872 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पे? लॉर्ड मायो के टाइम पे। पहला सेंसस कब हुआ? 1872 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड मायो के टाइम पे। प्रॉपर सेंसस टुक प्लेस इन 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पहला सेंसस मायो के टाइम पे 1872 में, और प्रॉपर जो सेंसस हुआ वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है। Lord Mayo was killed during an excursion in Andaman and Nicobar Island during group by a prisoner named शेर अली अफरीदी। तो जो लॉर्ड मायो था इसको मार दिया गया जब ये गया हुआ था अंडमान और निकोबार। किसने मारा? एक कैदी था शेर अली अफरीदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेर अली अफरीदी नाम का एक कैदी था, हिंदुस्तानी ही रहा होगा ऑफ कोर्स। तो उसने लॉर्ड मायो का खून कर दिया, उसको मार दिया। मायो वॉज द गवर्नर हु वॉज किल्ड वाइल होल्डिंग द ऑफिस। मायो एक ऐसा गवर्नर था जो जब ऑफिस मतलब जब उस पोस्ट पे था, गवर्नर की पोस्ट पे था, तब उसको मार दिया गया। In 1876, Lytton became viceroy and changed his policies towards Afghanistan. ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट 1878 वॉज पास्ड ड्यूरिंग लिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 में। कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड लिटन था। दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंसिंग एक्ट। ठीक है। सेकेंड पेरी टर्म्ड दिस एक्ट एज अ डेंजरस स्टेप टूवर्ड्स इंडियाज राइट टू एक्सप्रेशन। किसने ये बात कही? सेकेंड पेरी कहते हैं कि ये एक बहुत ही बेकार स्टेप है। इंडिया की जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का हक जो है, एक्सप्रेशन का जो हक है, उसको ख़त्म करने की तरफ एक बहुत ही ख़राब रास्ता है। एस.सी. बैनर्जी टर्म्ड दिस एक्ट एज लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई। जैसे आकाश से बिजली गिरती है ना, वैसा कुछ एस.सी. बैनर्जी कहते हैं इस एक्ट को। Sir P.C. Ilbert, who was the law member of Viceroy Executive Council, on 2nd February 1883 in Legislative Assembly passed a resolution known as Ilbert Bill. Sir P.C. Ilbert, जो लॉ मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो बिल पास करते हैं जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। दिस बिल वॉज एम्ड एट इक्वलाइजिंग बोथ यूरोपियन एंड इंडियन जज सो दैट इंडियन जज can hereby try a European convict in various criminal cases, changing the decade-old provision of barring Indian civil servants from doing so. ये बिल क्या होता है? इस बिल का मेन पर्पस होता है कि एक इक्वालिटी लाना यूरोपियन और इंडियन जजेस में, सो कि अब इंडियन जज भी जो है वो यूरोपियन कन्विक्ट को के केसेस को सुन सकते हैं और न्याय सुना सकते हैं। दिस बिल वॉज एम्ड एट एंडिंग एनी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट। अब इसका ये था कि अब जैसे अभी तक चल रहा था कि नहीं यूरोपियन कन्विक्ट को यूरोपियन जज ही देखेगा, वो चीज़ यहाँ ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। द बिल फेस्ड अ सीवियर ओपोजिशन, लेकिन इस बिल को पास ही नहीं होने दिया। ब्रिटिशर्स ने इतना अपोज किया इसको कि ये हिंदुस्तानी ये हमें न्याय सुनाएंगे। एज दे परसीव दिस एज एन अटैक ऑन देयर प्रिविलेज। उनको लगा हमारा जो प्रिविलेज है, क्योंकि कोई भी हो अपने देशवासियों से तो प्रेम रहता ही है, तो एक ब्रिटिश जज जो है वो ब्रिटिशर कन्विक्ट के प्रति उसका थोड़ा भाव दूसरा होगा। लॉर्ड रिपन इज़ बिलीव्ड एज द मोस्ट प्रो इंडियन वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मैंने आपको बताया था कि बेंटिक
जो है वो काफ़ी दयालु जनरल थे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि लॉर्ड रिपन जो है वो मोस्ट प्रो इंडियन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड रिपन को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रो इंडिया वाइसरॉय था। He made some lenient laws in favor of women and children employed in factories numbering more than 100. This was called as First Factory Act 1881. उन्होंने बहुत अच्छे लीनियंट लॉज लेके आए, किसने? रिपन ने, ताकि किसको फेवर कर सके? इंडियन वुमेन और बच्चों को। According to this act, a ban was imposed on the employment of children below 7 years. 7 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना है, ये एक चीज़ थी। इन फैक्ट्रीज एंड द वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 7 से 12 वॉज रिड्यूस टू 9 hours डेली एंड दे गॉट 4 leaves इन अ मंथ। जो बच्चे 7 साल से नीचे हैं उनको बिल्कुल काम पे नहीं रखना है। जो बच्चे 7 से 12 साल के बीच में हैं उनका जो काम करने का समय है वो घटा के 9 घंटे कर दिया जाए और उनको महीने में 4 छुट्टियां भी दी जाएंगी। ठीक है। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 मेड वीक हॉलीडेज पॉसिबल। जो दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया उसमें क्या किया गया कि वीकली जो हॉलीडे है उसको पॉसिबल किया गया। लॉर्ड रिपन इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। चार्ल्स मेटकाल्फ रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस। ही इज़ ऑल्सो नोन एज लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है कि हु इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो चार्ल्स मेटकाल्फ, क्योंकि जो इससे पहले दुनिया भर की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये वो बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे प्रेस पे, उसको चार्ल्स मेटकाल्फ ने ख़त्म किया, इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Calcutta and steps were taken towards archaeological survey of India. Alexander Cunningham was appointed as the first archaeological surveyor in 1861. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बनाया गया कब? 1861 में। In 1871, archaeological survey was made a separate body and Cunningham was made its director general. आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एक अलग बॉडी बनाई गई कब? 1878 में। ठीक है, एक सेपरेट बॉडी ही बना दी गई इसको। और इसका हेड कौन बना? डायरेक्टर जनरल कौन बना? इसका डीजी जो बना वो कनिंघम बने। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन in 1901, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI became integrated and centralized and John Marshall was made director general of this body. ठीक है, जॉन मार्शल को क्या बनाया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस बॉडी। ठीक है। Ancient Monument Protection Act 1904 allocated 50,000 pounds for protection and maintenance of historical monuments of India. गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर द रूल ऑफ कर्जन विद मुगल एम्परर औरंगजेब। बहुत सही बात बोली गोपाल कृष्ण गोखले ने, या जीके गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये चीज़। ये कहते हैं कि जो कर्जन का कार्यकाल रहा हिंदुस्तान में, वो मुगल एम्परर, मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उससे कुछ कम नहीं था। सही बात थी। जो कर्जन ने काम किए वो लगभग औरंगजेब के बराबर ही थे। ठीक है। In November 1905, Lord Minto replaced Curzon and John Morley was made Secretary of India. ठीक है। They both proposed Morley-Minto reforms in 1909, which granted separate electorate to Muslim. अब Morley-Minto reforms 1909 में पहली बार हिंदुस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है। ये किसको देने की बात कर रहे हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि Morley-Minto रिफॉर्म, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दी गई किस रिफॉर्म के तहत सबसे पहली बार? ये किसने प्रपोज किया ये चीज़? तो याद रखिएगा Morley-Minto रिफॉर्म्स के तहत। और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? याद रखिएगा। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, चार्ल्स हार्डिंग, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकटा। दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल किस के टाइम पे हुई?
कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय या गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा। He invited Queen Mary and George V in a grand darbar organized at Delhi, which is known as थर्ड दिल्ली दरबार। ठीक है, और जब ये कैपिटल शिफ्ट करी तो इन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार रखा, जिसमें इन्होंने क्वीन मैरी और जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया। ठीक है, इन दिस दरबार पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एबॉलिश्ड। इस दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल का जो विभाजन था, उसको ख़त्म कर दिया गया। एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, थ्योरी पार्ट यहीं ख़त्म होता है इसका। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जो हमने थ्योरी में पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा है, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए, इतना हमने पढ़ा, उसमें आपने क्या सीखा कि क्या रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का? बताइए। बिल्कुल नहीं। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर है इसका बी, सिर्फ दूसरा सही है। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट इन बंगाल। The government consisted of a chairman and 4 members. The chairman was known as Governor General. Warren Hastings was appointed as the first Governor General. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि क्या रॉबर्ट क्लाइव था, तो नहीं। Charter Act of 1833 was an attempt by the British government to centralize the Indian administration. The Governor General of Bengal was made Governor General of India by this act. और विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, अभी हमने ऊपर देखा क्या नाम है, स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसका आंसर है विलियम बेंटिक, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पहला रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स दिया हुआ है, तीसरा लॉर्ड मायो दिया है, चौथा लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, वॉरेन हेस्टिंग बिकेम इंडियाज़ गवर्नर। बैटल ऑफ बक्सर हमने कल के वीडियो में देखा था, कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बिकेम इंडियाज़ गवर्नर, ये हमने आज पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि कौन सा किस ऑर्डर में हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर जैसा मैंने बताया 1764 में, कल के वीडियो में हमने पढ़ा। क्लाइव दोबारा इंडिया कब आया? 1765 में। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? 1765 में। वॉरेन हेस्टिंग इंडिया का गवर्नर कब बना? 1774 में, क्योंकि 1773 में एक्ट आया जिसके तहत 1774 में इसको गवर्नर बनाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट हैं कि क्लाइव दोबारा इंडिया कब आया और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई, दोनों सेम ईयर में है, 1765। तो जब इतना क्लैश हो गया कि सेम ईयर है, तो फिर हम वहाँ पे मंथ में जाएंगे। क्लाइव मई में आया और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त में साइन हुई, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन गया इसका। देख लीजिए इसको। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कौन था? कमेंट में लिख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है अभी। Which one of the following statement is not true? The foundation of the system of civil administration was firmly laid down by Warren Hastings, on which the superstructure was raised by Cornwallis. दूसरा है, Clive was responsible for reforming the East India Company's civil and military services. Lord William Bentinck was one of the greatest British rulers as he consolidated the British Empire in India. Lord Dalhousie added rich lamitones to the British Empire on the basis of doctrine of lapse. आंसर इसका है सी, UPPCS का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है सी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक एक बहुत अच्छा ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर था, इसने ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट किया इंडिया में, यही सही ऑप्शन है। ठीक,
एट द 6th क्वेश्चन में आते हैं. एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये हमने पढ़ा था कि जब एशियाटिक सोसाइटी बन रही थी तो वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल था और ये 1784 में बनी है. ठीक, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में. आगे बढ़ते हैं. चलिए, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग. अभी हमने ऊपर पढ़ा कब, 1784 में. वॉरेन हेस्टिंग का ही टाइम था. ठीक है. एंड ही मॉडेस्टली डिक्लाइन द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ दैट लर्नड बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स. सही है ये भी चीज़. आगे बढ़ते हैं. रीजन, वॉरेन हेस्टिंग वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन आर्डेंट ओरिएंटलिस्ट who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. इसका मतलब है कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो चाहता था कि विलियम जोन्स ही बने उसका हेड, इसलिए उसने उसके फेवर में वो सीट को त्याग दिया. ठीक है, चलिए. द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद Warren Hastings. The policy of security cell is related to Warren Hastings and Wellesley. Warren Hastings fought with Mysore and Marathas to achieve status equivalent to other Indian states. During this time, the company tried to form buffer state with an aim to protect its state from Afghan and Marathas. Thus, they agreed to protect Awadh on the condition that the Nawab of Awadh will bear the expenses. The main aim of Wellesley was to enforce Indian states to rely on his army power. द ब्रिटिश पॉलिसी इज टूवर्ड्स इंडियन स्टेट्स और कंपनीज स्ट्रगल. ये आप देख लीजिएगा, सिक्योरिटी सेल और पॉलिसी ऑफ सीज कौन से ईयर में है ये देख लीजिएगा. तो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किससे रिलेटेड है, वॉरेन हेस्टिंग से, और इसको वेलेस्ली अगर नाम होता तो उससे भी रिलेटेड हो जाती. बेसिकली ये दोनों से ही रिलेटेड है. रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद वॉरेन हेस्टिंग्स. Who among the following abolished dual governmentship? बंगाल में डुअल गवर्नमेंटशिप किसने ख़त्म करी, वॉरेन हेस्टिंग ने. द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाई, किसने शुरू करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव. विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट. किसको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, इन गवर्नर जनरल्स में किसको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग वॉज प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम 1788 to 1795 for impeachment for unjust and arbitrary functions, but British Parliament dropped all the charges against him after considering his service. चलिए, क्वेश्चन नंबर 13. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. अगेन इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग. हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. हमने पढ़ा था इसको, कौन था, कॉर्नवेलिस थे जिन्होंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया कि ये कैसे काम करेगा, ये रिफॉर्म कैसे काम करेगा, जुडिशियल रिफॉर्म. Who among the following governor generals created the covenanted civil service of India, which later came to be known as Indian Civil Service? कॉर्नवेलिस इसका आंसर है, और कॉर्नवेलिस को ही कहा जाता है कि जनक हैं ये इंडियन सिविल सर्विसेज के. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वॉज डन इन टेन्योर ऑफ कॉर्नवेलिस. जैसे मैंने कहा कि इनको कुछ जनक कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, तो इन्हीं के टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन आई, मतलब पब्लिक सर्विस आई. द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवेलिस इज सिचुएटेड एट गाजीपुर. इनका टॉम्ब कहाँ पे है, तो गाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा. बिटवीन होम वॉज द ट्रीटी ऑफ बसाइन साइंड. 1802 ट्रीटी ऑफ बसाइन कब साइन हुई, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है 1802. किसके बीच में, इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच में ये साइन हुई. ठीक है. फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वॉज पेशवा बाजीराव टू. ये काफ़ी इनकॉम्पिटेंट रूलर था मराठा का, पेशवा बाजीराव टू. रूलर नहीं था, मतलब ये सरदार था, मराठा सरदार था, पेशवा बाजीराव टू. इसने लॉर्ड वेलेस्ली का जो सब्सिडरी अलायंस था सबसे पहले स्वीकार कर लिया था, और जो कि एक बहुत घातक सिद्ध हुआ आगे चल के. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20.
Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley to maintain a large standing army at others' expense, to keep India safe from Napoleonic danger, to secure a fixed income for the company, to establish a British paramountcy over the Indian states? कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी सब्सिडरी अलायंस के तहत। तो पहला तो सही हो जाता है, क्योंकि एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी के खर्चे हिंदुस्तानी राजा उठाएं, यही तो उसका मेन मकसद था। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, नेपोलियन का जो खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा था उससे बचाना भी एक एस्पेक्ट था स्टैंडिंग आर्मी इतनी बड़ी बनाने का। लेकिन अब यहाँ पे जब वो सब्सिडरी अलायंस लेके आता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो कंपनी के लिए कुछ राजस्व इकट्ठा करे, कुछ पैसा इकट्ठा करे, नहीं। यहाँ पे वो और बाकी मंसूबे पूरा कर रहा है सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब तो याद हो गया होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? बताइए कौन था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद was the first Indian native ruler to accept a system of subsidiary alliance. Nizam of Hyderabad. Consider the following which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order. इनमें से बताना है कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद में। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका आंसर है ए। सबसे पहले हैदराबाद, फिर है मैसूर, फिर है अवध, फिर है सिंधिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज नवाब ऑफ अवध। ठीक है, द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई, किसने एक्सेप्ट नहीं करी थी? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, होलकर ऑफ इंदौर, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, रूलर ऑफ मैसूर। तो ये कहते हैं होलकर, लगभग इनमें जितने दिए गए हैं ये सब ने एक्सेप्ट कर ली थी, लाइक ऑल ऑफ देम एक्सेप्टेड। तो कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं एक्सेप्ट करी। तो ये ऑप्शन जो है ही नहीं इसमें, ये बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट्स? आंसर इसका लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है, द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट्स वर रिसीविंग मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट एनिमीज, प्रोटेक्टिंग दीज स्टेट्स फ्रॉम मराठा पिंडारी इन्वेजन, टू रिसीव फंड इन द फॉर्म ऑफ केरज, टू एस्टैब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो तो इसी में इंक्लूडेड हैं कि अगर वो सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे इंडिया पे ब्रिटिश की, तो फिर तो बाकी चीज़ें तो हैं ही। तो मेन एम उनका यही था कि धीरे धीरे अपनी सेना को राज्य में घुसा के इनके राज्य को खोखला करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आधिपत्य जम जाएगा इस पर। Who among the following negotiated subordinate alliance of 1817-1818 with the princely states of Rajputana? तो इसका आंसर है चार्ल्स मेटकाल्फ। Who negotiated? तो वो था चार्ल्स मेटकाल्फ। At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? Lord Wellesley। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ विच गवर्नर? वेल्लोर का जो रिवोल्ट था वो किस गवर्नर के टाइम पे हुआ? आंसर है डी, जॉर्ज बार्लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे जो 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ, ठीक, जो कि ट्रीटी ऑफ सुगौली से ख़त्म हुआ। किससे? ट्रीटी ऑफ सुगौली, इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ सुगौली टुक प्लेस इन द ईयर 1815, भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। Which one of the following pairs is not correctly matched? Hector Munro, Battle of Buxar; Lord Hastings, Anglo-Nepal War; Lord Wellesley, Fourth Anglo-Mysore War; Lord Cornwallis, Third Anglo-Mysore War। देखिए, हेक्टर मुनरो तो हमने पढ़ा था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को लीड किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, एंग्लो नेपाल वॉर को इसी के टाइम पे हुआ था। वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे था। तो क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो एंग्लो नेपाल वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये दोनों ही हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ? हेस्टिंग्स के। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स 1820 से 1827। थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग 1820 से 1827 AD। ही इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ रटवारी सिस्टम इन इंडिया इन विच टैक्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम राइट्स। अभी तक क्या था, एक बीच में एक स्टेज बनाते थे जिसमें ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था कि ज़मींदार जो किसानों से है, किसान है किसी प्रांत के, वो ज़मींदार को अपना कर, ज़मींदार उससे उनसे किसानों से कर वसूलेंगे और वो जो है एम्परर को, रूलर को, जो भी उस समय है गवर्नर या जो भी है, उसको सारा कर वसूल के उसको देंगे। लेकिन थॉमस मुनरो ने क्या किया, मद्रास का गवर्नर था ये, इसने रोटवारी सिस्टम लेके आया जिसमें क्या था कि डायरेक्ट जो लैंड के ओनर थे उनसे कर वसूलते थे ये, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटवारी सिस्टम? अभी हमने पढ़ा, कौन है? थॉमस मुनरो। सी 2 और 3 है इसका ऑप्शन, अलेक्जेंडर रीड भी है, ठीक है। इन राइटवारी सिस्टम एवरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ लैंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोप्राइटर ऑफ लैंड एंड इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट। In the Madras Presidency, the first land revenue settlement was made in the Baramahal district after its acquisition by the company in 1792. कैप्टन रीड असिस्टेड बाय थॉमस मुनरो। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। तो अब कभी भी रॉयटवारी का क्वेश्चन आएगा तो आप किसको किसको, अगर दोनों नाम हैं तो आपको दोनों ही टिक करने हैं, अगर एक नाम है तो एक टिक कर देना है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों का ही नाम है रॉयटवारी सिस्टम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अलीज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर? विलियम बेंटिक, ठीक है। मैसूर का हमने पढ़ा था इसको, जब हम थियरी वाला पार्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे अभी तक एक टाइम तक विलियम बेंटिक का एटीट्यूड बहुत अलग रहा, लेकिन जब उन्होंने मैसूर को अपने ब्रिटिश एम्पायर में ऐड किया उस टाइम से जस्ट पहले उनका एटीट्यूड काफ़ी डेविएट हो चुका था। तो उसी के चलते इन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में मैसूर को अपने में इंक्लूड कर लिया ब्रिटिश एम्पायर में। Who among the following governor generals of Bengal was associated with थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? कॉर्नवालिस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, ये बस याद रखिए कि कॉर्नवालिस जो है वो एसोसिएटेड है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से, बस। टाइम पीरियड देख लीजिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड है 1790 से 1792। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठग्स? चलिए ये बताइए, ये जो है हमने पढ़ा था कैप्टन स्लीमान, ठीक है। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? किसकी लीडरशिप थी? कैप्टन स्लीमैन। सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। The meaning of sati is holy and virtuous woman. In Hindu rituals, the marriage is considered as sanskar, which means relation of spirits. Becoming sati, ठीक है, ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। यहाँ से हम पढ़ते हैं द बंगाल सती रेगुलेशन
1829 of Bengal Code was a legal act promulgated in British India under East India Company rule. मैंने बताया ना कि 1829 में abolish कर दिया गया था, बस इतना ही याद रखिएगा. कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक. In which year sati system was abolished by William Bentinck? 1829. Hill Assembly Plan was set up for the development of Adivasi by Cleveland. The export of slaves from Bengal was banned in which year? 1789. ठीक है, कौन था उस टाइम पे? The export of slaves from Bengal was banned in 1789 AD. In 1811, 1823 AD, several laws were made regarding slaves. In Charter Act 1833, the governor was asked to make a law to abolish slavery. ठीक है, गवर्नर को बोला गया 1833 में कि आप ऐसा लॉ लाओ ताकि ये स्लेवरी एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो सके. और आगे चल के 1843 में स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया में. ठीक है, फिर अंडर इंडियन पीनल कोड स्लेवरी को क्राइम डिस्क्राइब कर दिया गया 1860 में. चलिए आगे बढ़ते हैं. अवध वॉज एनेक्स टू ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया बाई, बताइए, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बाई डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्र्ड, बाई वेजिंग वॉर. तो हमने पढ़ा था कि अवध को कैसे, अवध को जब वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से नहीं ले पाए थे तो उन्होंने किस ग्राउंड पे उसको कब्जा किया, उसको जीतने की कोशिश करी या उसको हड़प लिया? माल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप अपने राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहे हो इसलिए हम इसको ले रहे हैं. कौन था उस टाइम पे नवाब अवध का? वाजिद अली शाह. कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. चलिए बताइए. सतारा, झांसी, बाघत, उदयपुर. ये मैंने आपको निमोनिक्स में बताया था सबका पहला लेटर से, तो आप उसी हिसाब से इसको करके सॉल्व कर लीजिएगा. ऑप्शन इसका है सी. अवध was amalgamated into British Dominion in the year 1856. 1857. इसको ऐसे याद करिए कि 1857 की क्रांति हुई और उसमें अवध के जो सैनिक थे उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा. और उसका जो रीज़न था वो यही था कि 1856 में जस्ट एक साल पहले उनके राज्य को भी अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था. तो उनके अंदर एक अलग तरीके का गुस्सा था कि हम यहाँ तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हम तुम्हें सेवा प्रदान कर रहे हैं तुम्हारी मिलिट्री में रह के, और तुमने हमारा ही राज्य छीन लिया, हमारे ही राजा को निष्कासित कर दिया. तो इस तरीके से मानिए कि एक साल पहले वो 1856 में अवध को मिलाया गया ब्रिटिश डोमिनियन में. जेम्स एंड्रयू रामसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी का नाम था. रियल नेम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जेम्स एंड्रयू रामसे नाम था लॉर्ड डलहौजी का. इनको और क्या कहा जाता है? द अर्ल ऑफ डलहौजी. हिज रियल नेम वॉज जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे. विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ये फिर से आप ऊपर टेबल देख लीजिएगा. सतारा, पंजाब, अवध और झांसी कब किसको मर्ज किया गया है वहीं से देख लीजिएगा. संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी, ये एक बार आप याद कर लेंगे तो ये जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व हो जाएंगे. ऊपर मैंने आपको निमोनिक्स के साथ बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ से आप देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ऑप्शन इसका बी है और यहाँ टेबल में लिखा भी हुआ है, चाहे तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. हो गया. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फिर वही क्वेश्चन है. मर्जर ऑफ सिक्किम, मर्जर ऑफ झांसी, मर्जर ऑफ पंजाब, मर्जर ऑफ बर्मा. इसका झांसी वॉज एनेक्स्ड इन 1853, पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है. डलहौजी इसका आंसर है. ठीक है. The ruler of which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे जिनको माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस के नाम पे कह के उनका राज्य छीना गया था. अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. झांसी, सतारा, संबलपुर कब कौन एनेक्स हुआ कैसा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा.
Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse? सतारा सबसे पहला था, ठीक है. The conquest of Sindh by British was completed during the period of Lord Ellenborough. ये हमने थ्योरी में पढ़ा था. Sindh was annexed by the Britishers in the year 1843. The princely state of Baghat was annexed to the British. ये सारे क्वेश्चन जो एक हमने पढ़ा था ना कि सतारा को कब अनेक्स किया, पंजाब को कब अनेक्स किया, सिंध को कब अनेक्स किया, बस उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो इनमें कुछ भी देखने लायक नहीं है. आप एक बार बस थ्योरी में जाके उस चीज़ को किसी पेपर पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इसका आंसर बी है. Who of the following princely states was not annexed by British? सिंध, ग्वालियर, सतारा, अवध. ग्वालियर का नाम कभी भी नहीं आया है, तो इसलिए ग्वालियर इसका ऑप्शन हो जाएगा. Who among the following was the British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? जेम्स आउटराम. ये हमने पढ़ा था कि जेम्स आउटराम जो है, और इसी ने लिख के दिया था ना कि जो अवध है वो अवध में एडमिनिस्ट्रेशन उसका सही नहीं चल रहा है, यहाँ के लोगों की हालत बहुत दयनीय है, मिजरेबल कंडीशन है, और उसी के बिहाफ पे उसी रिपोर्ट को मान के इन लोगों ने अवध को हड़प लिया था, ठीक है. द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी, ठीक है. कहाँ से कहाँ तक बनी? मुंबई से थाने 1853 में. मुंबई टू थाने 1853. द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे टू थाने. कब? द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1853. विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? बताइए. The Great Indian Peninsula Railway. Option B. The last major extension of British Indian territory took place during the time of Dufferin. Public Works Department was organized in 1845 by Lord Dalhousie. In whose rule the Widow Remarriage Act was implemented? Lord Canning. किसके और किसने बहुत सारा एफर्ट डाला था, अथक प्रयास किया था? तो वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर. इंडिया के ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया ताकि विडो रीमैरिज को इंडिया में लीगल किया जा सके और समाज में एक्सेप्ट भी. क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वॉज रेड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ठीक. हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? पहले वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक. अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? 1 नवंबर 1858 को क्या होता है कि क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब उसको वाइसरॉय बना दिया जाता है, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइसरॉय बन जाता है. क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर. कहाँ पे? इलाहाबाद में पढ़ा जाता है. द राइट टू अडॉप्ट एयर इन द प्लेस ऑफ ओन सन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858. क्वींस का जो प्रोक्लेमेशन था उसमें कहा गया कि जिसको भी वो अपना राज्य देना चाहे वो दे सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर राज्य के राजा मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर किसी का नेचुरल सन नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकता है. क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन ऑप्शन सी. इनको कब बनाया गया क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस इंडिया का? 1877 में. विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? बताइए, स्लेवरी किसने ख़त्म करी? ऑप्शन है बी, एलन बोरो, ठीक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
correctly matched. Cornwallis, permanent settlement. Wellesley, masterly inactivity. Dalhousie, subsidiary alliance. Lord Canning, foundation of Indian National Congress. देखिए, डलहौजी के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस नहीं था. डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, और जो वेलेस्ली है ये करता था सब्सिडरी अलायंस. ठीक. लॉर्ड कैनिंग जो है, कॉर्नवालिस आईसीएस से रिलेटेड चीज़ें थी कॉर्नवालिस की, जैसे ये इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लेके आया, परमानेंट सेटलमेंट लेके आया, और जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आया. ठीक है. तो डलहौजी के टाइम पे जो हमने कहा वो क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह हो गया, और वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस हो गई. और कैनिंग के टाइम, कैनिंग जो है वो काफ़ी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, और ये बात है कैनिंग जब इंडिया में था वो 1857-58 के आसपास. ठीक है. लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है. और जब इंडिया में कांग्रेस बनी उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे. ठीक है. नेशनल कांग्रेस जब बनी. हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया. लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट, ये तो सही है. ठीक है. वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस, ये भी सही है. डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी सही. लॉर्ड कैनिंग, मास्टरली इनएक्टिविटी, तो यही गलत हो सकता है क्योंकि पहले शुरू के तो 3 सही हो गए. ठीक है. तो ये गलत है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं. परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट. वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस. हेस्टिंग, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. लॉर्ड विलियम बेंटिक, 17th. तो हेस्टिंग्स के टाइम पे ये नहीं हुआ था. लॉर्ड विलियम बेंटिक, 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, वही सती प्रथा की बात करा, तो ये ठीक है. तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे अगर हेस्टिंग नहीं था तो कौन था, तो वेलेस्ली था. ठीक है, ये याद रखिएगा. व्हेन वॉज पेशवाशिप एबॉलिश्ड. पेशवाशिप कब ख़त्म की गई, 1818 में. Which one of the following pairs is not correctly matched. Local self-government, Lord Lytton. Subsidiary alliance, Wellesley. Doctrine of lapse, permanent. देखिए ये तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों को सही देखा. कौन सही नहीं है, सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लेके आए कौन, लॉर्ड रिपन. कब, 1882 में. ठीक है, ये याद रखिएगा. और इन्हीं को, लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है. वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है. आगे देखते हैं क्या है. सर जॉन शोर, एंग्लो नेपाल वॉर. लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड एंग्लो. लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी ये सही है. अब सी बचता है तो देख लेते हैं. सर जॉन शोर थर्ड, एंग्लो नेपाल वॉर में नहीं. एंग्लो नेपाल वॉर जो है हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ. किसके टाइम पे हुआ, हेस्टिंग्स के टाइम पे. ठीक. Which one of the following is correctly matched. Ellenborough, annexation of Awadh. Lord Dalhousie, annexation of Sindh. Lord Wellesley, 4th Anglo-Mysore War. जॉन शोर अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पे 4th Anglo-Mysore War. बाकी ये सब गलत है. ठीक, ये देख लीजिएगा आप लोग. Which one of the following pairs is not correctly matched. Dalhousie, annexation of Awadh. Lord Dufferin, establishment of Indian National Congress, ये ठीक है. Lord William Bentinck, passing of Charter Act 1833. Lytton, first Anglo Maratha War. तो जो है इसका डी गलत बता रहे हैं, बाकी सारे सही. The viceroy who followed aggressive policy towards Afghanistan was Lord Lytton. Lord Lytton, who remained viceroy of India from 1876 to 1880, whose aggressive policy of masterly inactivity towards Afghanistan was the result of Anglo-Afghan War in 1878. नाम क्या है, Lord Lytton. Who among the following is associated with the policy of masterly inactivity? John Lawrence.
द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो. ठीक है. हु वॉज द पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए. लॉर्ड मायो. अभी हमने ऊपर पढ़ा. Who among the following Viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar? अगेन इसका आंसर मायो है. किसने मारा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. नाम हमने ऊपर पढ़ा था. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताइए. लॉर्ड मायो मर्डर किया गया था. एक प्रिजनर ही था. और कहाँ गए हुए थे ये? अंडमान और निकोबार में. विच वाइसरॉय वॉज मर्डर ड्यूरिंग हिज टेन्योर? लॉर्ड मायो. किसने मारा था ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. The Governor General who followed a spirited forward policy towards Afghanistan, Lytton. Which among the following viceroys period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur began to confer to India? None of the above. ये सब बहुत पहले की चीज़ें थी. 1859-60 के आसपास की. Who had the longest tenure as viceroy? Lord Curzon. ये ईयर लिखा हुआ है. इस बॉक्स को आप याद कर लीजिएगा. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स. हु वर दे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी. ये दो नाम हैं जिनको यूनिवर्सिटी कमीशन में नामित किया गया था. ये दोनों इंडियन हैं. सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी. हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स? लॉर्ड कर्जन. इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इट्स अप्रूवल फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन नवंबर 1901. इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द डायरेक्ट सर्विलेंस ऑफ लॉर्ड कर्जन. मेजर D.H. कैमरून वॉज इट्स कमांडेंट एंड महाराजा प्रताप सिंह ऑफ इधर was made its honorary commandant. Local self-government institutions in India were strengthened in 1882 by Lord Ripon. Who was responsible for encouraging the local self-government in India? Lord Ripon. The Albert Bill controversy was related to imposition of certain restrictions to carry the Indians, imposition on restrictions on newspaper, removal or disqualification imposed on Indian magistrate about the trial of Europe. सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इल्बर्ट बिल जो था वो इसलिए लाया गया था ताकि जो अभी तक ये बात चल रही थी कि यूरोपियन कन्विक्ट को इंडियन जज नहीं सुनवाई कर सकता, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ में बराबरी करने के लिए अब ये इल्बर्ट बिल के थ्रू ये लाया गया था कि अब इंडियन जज भी जो है यूरोपियन कन्विक्ट्स की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसका इतना ये कंट्रोवर्सी में रहा, इतना अपोजिशन मिला इसको ब्रिटिशर्स का कि इसको रद्द करना पड़ा, खारिज करना पड़ा। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ विमेन, चिल्ड्रन and authorizing local government to make necessary rule was adopted during whose time? Lord Ripon is considered as the most liberal viceroy. मैंने बताया था कि विलियम बेंटिक जो है वो काफ़ी लिबरल, काफ़ी दयालु टाइप के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि लॉर्ड रिपन उनसे भी एक स्टेप आगे गए, क्योंकि वेलेस्ली ने तो फिर भी मैसूर वगैरह के साथ माल एडमिनिस्ट्रेशन पे उसको एनेक्स कर लिया था, लेकिन रिपन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई। तो प्रो इंडियन थे वो, तो एक अच्छे वाइसरॉय थे एज़ पर इंडियन। ही मेड द फैक्ट्री एक्ट, जिसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने की अलग अलग प्रोविज़न लाए थे कि 7 साल से कम छोटे बच्चे तो फैक्ट्री में काम कर ही नहीं सकते। 7 साल से 12 साल के जो बीच के बच्चे हैं वो 9 घंटे से ज़्यादा काम ना करें, उनको महीने में 1 दिन की छुट्टी 4 दिन की छुट्टी मिले। और फिर आगे चल के ये भी रूल आया कि सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिले। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. ऑप्शन इसका बी है, क्योंकि जो पहला 1881 का एक्ट था वो बेसिकली कैसे औरतों की और बच्चों की जो वर्किंग कंडीशन है उसको सुधारने के लिए था, इतना उसमें पैसे का नहीं था।
ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको फादर कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? वो थे लॉर्ड रिपन। चलिए, ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है यहीं ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।